जय भारत डियर विद्यार्थियों। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स पोर्शन का चैप्टर जिसका नाम है साउंड। और फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने अब तक जितने टॉपिक्स डिस्कशन किए हैं ना, उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए, अ ट्यूनिंग फॉर्क हैज नंबर 256 मार्क्ड ऑन इट। यानी हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है हमने डिस्कशन कर लिया है। ओके, हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, उसके ऊपर 256 ऐसा मार्किंग यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली फ्रेंड्स, ये मार्किंग जो है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है उसके स्टेम के ऊपर। ओके, और वो जो मार्किंग है ना, वो मार्किंग हमें दिखाता है उसका फ्रीक्वेंसी। इसको ध्यान रखिएगा। ओके, ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर जो मार्किंग होता है ना, वो मार्किंग हमें दिखाता है उसका फ्रीक्वेंसी। क्लियर? यानी अगर ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर लिखा हुआ है 256, इसका मतलब ये है कि इस ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी, इसको हम न्यू बोलते हैं, वो कितना होगा? 256 हर्ट्ज। ओके, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? हमें टी कैलकुलेट करना है। ओके, सो हमें न्यू गिवन है, कितना है? 256 हर्ट्ज, और टाइम कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो अब आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? सिंपल फ्रेंड्स, हमारे पास टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन है, न्यू इज इक्वल टू 1/t। ये v नहीं है, ये न्यू है। ओके, सो क्या होगा? न्यू हमारे पास कितना है? 256 इज इक्वल टू 1/t। सो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे t। सो क्या आंसर आएगा? t इज इक्वल टू 1/256 सेकेंड्स। क्लियर? ओके, टी ऊपर जाएगा, न्यू नीचे आएगा। ओके, सो टी इज इक्वल टू 1/न्यू। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा? 1/256 सेकेंड्स। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.02 सेकेंड। पहले वाले क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड, यहाँ पे आपको टाइम पीरियड गिवन है, आपको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। ओके, सो टाइम पीरियड का टाइम पीरियड जो हमें कितना गिवन है? 0.02 सेकेंड्स। ओके, और हमें न्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? सेम, न्यू इज इक्वल टू 1/t। ओके, सो 1/0.02 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1/2/100 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2। सो आवर आंसर इज 50 हर्ट्ज। डन? सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। हमें साउंड का स्पीड कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड वेव whose frequency is 2 kilohertz and wavelength is 65 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, और उसकी मदद से हमें फाइंड करना है स्पीड। तो साउंड का स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू। ये एक फॉर्मूला है, और सेकंड फॉर्मूला है v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय t। ओके, हमें यहाँ पे क्या गिवन है डेटा में? डेटा के अंदर फर्स्ट हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू, वो हमें गिवन है 2 किलोहर्ट्ज। ओके, और सेकंड हमें क्या गिवन है डेटा में? सेकंड हमें गिवन है वेवलेंथ यानी लैम्बडा, वो कितना है? 65 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, हम इस फॉर्मूला का ही यूज करेंगे, तो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। क्लियर? लेकिन इस फॉर्मूला को हम सीधा यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास जो डेटा गिवन है वो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर है। कहने का मतलब क्या है कि वो सेम सिस्टम में नहीं है। ऐसा सिस्टम में हमारे पास सारे डेटा जो है वो नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कन्वर्ट करेंगे हर्ट्ज के अंदर, क्योंकि उसका जो ऐसा यूनिट है वो है हर्ट्ज। सो 2 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू कितना होगा? इट इज 2000 हर्ट्ज। आपको बताया फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अगर k लिखा हुआ है तो उसका मतलब हमें समझना है 10⁻3। ओके, चलिए, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो हमारा आंसर आएगा 0.65 मीटर। ओके, अब यहाँ पे सीधा हम फॉर्मूला को यूज करेंगे, v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू। ओके, सो v ही कैलकुलेट करना है, तो v इज इक्वल टू लैम्बडा में कितना गिवन है? 2000 इंटू 0.65। सो क्या होगा? v इज इक्वल टू 2000 इंटू 65 डिवाइड बाय 100। सो हमारा आंसर क्या आएगा? ये 0 0 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा v इज इक्वल टू 65
into 20, so v is equal to 65 to 130 0 मीटर पर सेकेंड, यानी 1300 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड बाय लाउड स्पीकर इज 1020 हर्ट्ज। आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, आपको कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। सो फ्रीक्वेंसी गिवन है 1020 हर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन एयर इन सेंटीमीटर, आपको उसको कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर में, वेयर इट्स वेलोसिटी इज 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी कितना हमें मिला? 340 मीटर पर सेकेंड, और हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। डेटा में क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी यानी न्यू कितना गिवन है? 1020 हर्ट्ज। वेवलेंथ लैम्बडा हमें कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी कितना होगा? v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? सेम फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पे, वेलोसिटी v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू, और हमें लैम्बडा कैलकुलेट करना है तो लैम्बडा इज इक्वल टू v अपॉन न्यू। ओके, ऊपर नीचे दोनों v नहीं है, एक ऊपर v है नीचे न्यू है। सो लैम्बडा इज इक्वल टू v कितना हमें गिवन है? v इज 1020 हर्ट्ज अपॉन वेलोसिटी हमें गिवन है 340 अपॉन न्यू हमें गिवन है 1020। ओके, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 0 कट हो जाएगा, और 34 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपका आंसर आएगा 102। ओके, सो 1/4 आपका आंसर आएगा, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू 1/4 मीटर आपका आंसर आया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4 मीटर। लेकिन यहाँ तक अगर आपने कैलकुलेशन किया हुआ है तो आपका आंसर राइट नहीं आएगा, क्योंकि आपको उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1/4 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? तो क्या आंसर आएगा? 100 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमारे इस वेव का लेंथ कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी वाइब्रेटिंग विद अ टाइम पीरियड ऑफ 1/256 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 256 टाइम हमें गिवन है। ओके, टाइम पीरियड कितना है उसका? 1/256 सेकेंड, यानी 1/256 सेकेंड में वो एक वेव कंप्लीट कर लेगा। ओके, सो टाइम पीरियड कितना है? 1/256 सेकेंड। तो हमें यहाँ पे लिख देते हैं टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/256 seconds. Produces a sound wave which travels in air with a velocity of 350 मीटर पर सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी गिवन है v इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ, अगेन फ्रेंड्स आपको फाइंड करना है कैलकुलेट लैम्बडा। ओके, सो फॉर्मूला हम सेम यूज करेंगे, v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय t। है ऐसा कोई फॉर्मूला? याद है आपको ऐसा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है स्पीड का। ओके, हमें कैलकुलेट करना है लैम्बडा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू v इंटू टी। ओके, सो लैम्बडा इज इक्वल टू v हमें कितना गिवन है? इट इज 350 इंटू टाइम पीरियड हमारा है 1/256 सेकेंड। ओके, तो आपका ये जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1.36 मीटर के आसपास आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर? सिंपल चीजें हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन, द फ्लैश ऑफ अ गन इज सीन बाय अ मैन 3 seconds बिफोर द साउंड इज हियर्ड। यानी देखिए, ये क्वेश्चन हमने सेम टाइप का क्वेश्चन कुछ और अलग डेटा से हमने पहले भी कर लिया है। ओके, द फ्लैश ऑफ अ गन इज सीन बाय अ मैन 3 seconds बिफोर द साउंड इज हियर्ड। साउंड सुनने से पहले उसको 3 सेकेंड पहले लाइट जो है वो दिखाई देता है। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द गन फ्रॉम द मैन एंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है लास्ट लेक्चर में। ओके, फिर भी देख लीजिए, हमें क्या बताया गया है? स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम दिया गया है t इज इक्वल टू 3 seconds। ओके, यानी पहले लाइट देखा उसने,
उसके 3 सेकंड बाद उसने साउंड सुना। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है कि वो डिस्टेंस कितना होगा, यानी आपको एस कैलकुलेट करना है। तो सिंपल मैथ्स सॉरी हमारा साइंस का ही फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ओके, सो v हमें गिवन है 332 इज इक्वल टू एस अपॉन 3, सो s इज इक्वल टू 332 इंटू 3। ओके, सो s इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 996 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर। ओके, तो 1 किलोमीटर यानी 996 मीटर दूर हमारा जो लाइटनिंग होगा वो और पर्सन के बीच में 996 मीटर डिस्टेंस जो है वो होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ड्रॉ द स्केचेस ऑफ 2 वेव्स A एंड B सच दैट, ये समझिएगा, सच दैट वेव A हैज ट्वाइस द wavelength and half the amplitude of wave B। हमें यहाँ पे 2 वेव्स जो है फ्रेंड्स वो ड्रॉ करने हैं। वो वेव्स आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने हैं, सच दैट वेव A has twice the wavelength, sorry such that wave A has the twice the wavelength of B, यानी wavelength lambda of A is equal to 2 times wavelength of B। वही बताया ना उसने, wave A has twice the wavelength of wave B। अभी इतना भूल जाओ, इतना भूल जाओ, एम्पलीट्यूड के बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले ये देखो, wave A has twice the wavelength of wave B, यानी wave B का डबल होगा wave A का wavelength। ओके, सो lambda of A is equal to 2 times lambda of B। क्लियर? चलिए अब इसको समझिए, यहां पे वेवलेंथ को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, क्या लिखा हुआ है, सच दैट वेव ए हैज, इसको भी भूल जाओ, वेवलेंथ ए हैज हाफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बी। एम्पलीट्यूड की अगर बात कर रहे हैं तो ए ऑफ ए इज इक्वल टू वेव ए हैज हाफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बी, यानी 1/2 एम्पलीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, इतना फ्रेंड्स हमें डेटा में गिवन है चीजें। बोलो यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं? ओके, तो इतना डेटा जो है वो आपको गिवन है। तो आपको ऐसे 2 वेव्स ड्रॉ करने हैं। 2 वेव्स किस तरीके से होंगे कि जो आपका वेव ए होगा उसका जो वेवलेंथ होगा वो बी से डबल होना चाहिए, साथ में जो वेव ए है उसका एम्पलीट्यूड वेव बी से हाफ होना चाहिए। ओके, तो कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल एंड बहुत इजी चीज है। इसके लिए फ्रेंड्स आप स्केल का यूज कीजिएगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं यहाँ आपको अप्रोक्स ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कैसे करना है आपको। ठीक है, आप क्या कीजिए, ग्राफ पेपर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे स्केल का भी यूज करके ये काम कर सकते हो। एक काम कीजिए, मान लीजिए हम हमारा जो स्केल होता है ना, वो स्केल का जो 1 सेंटीमीटर होता है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये हाइट जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा आपके वेव का। पहले हम यहाँ पे वेव ए के लिए ड्रॉ करेंगे, फिर वेव बी के लिए ड्रॉ करेंगे। ओके, ये जो हाइट होगा आपका ना, ये हाइट कितना होगा, ये हाइट होगा आपका 1 सेंटीमीटर। ओके, आपको स्केल लेके ड्रॉ कर देना है। क्लियर? फिर हम यहाँ पे कुछ अप्रोक्स लैम्बडा की वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे ए के लिए। जैसे हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कंसीडर करते हैं डेट लैम्बडा ऑफ ए, यानी वेव ए का जो वेवलेंथ होगा वो मान लीजिए है 1 सेंटीमीटर। ओके, और जो एम्पलीट्यूड ऑफ ए है वो भी मान लीजिए है 1 सेंटीमीटर। बोले यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी है? ठीक है, मतलब आपको अब क्या करना है, स्केल को लेके हर 1 सेंटीमीटर के ऊपर आपको एक मार्क कर देना है। स्केल को यहाँ पे रख के ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसा आपको मार्किंग कर देना है। क्लियर? मैं इसको थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ, आपको क्लियरली दिखाई दे। चलिए चलिए देखिए, ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, ये हो गया मान लीजिए हमारा 3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हमारा वेव जो है उसका जो हमें डेटा गिवन है ना, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड, इससे आप क्या समझ पाते हो?
देखिए अगर वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये होगा कि इस 1 सेंटीमीटर के अंदर आपका पूरा वेव कंप्लीट हो जाएगा, एक चीज। और वो मैक्सिमम और मिनिमम कहां तक जाएगा, तो ऊपर अगर वो जा रहा है 1 सेंटीमीटर के तक, तो नीचे भी वो आएगा 1 सेंटीमीटर तक ही आएगा ना, तो ये भी डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर। बोलो समझ रहे हो? ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं वेव ए के लिए। क्लियर? तो वेव ए का मैक्सिमम हाइट जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा, और उसका मिनिमम हाइट जो होगा वो भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, और उसका वेवलेंथ जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आप उसको ये जो 1 सेंटीमीटर डेटा है ना, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे जो वेव है वो ड्रॉ करता हूँ। तो मेरा वेव जो है वो जब हाफ पे होगा, अब देखिए ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, जब आपका डिस्टेंस हाफ सेंटीमीटर जो होगा, जब 1/2 सेंटीमीटर जब डिस्टेंस होगा, तब उसका सिर्फ ऊपर का जो कंप्रेशन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वेव जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे आके फिर यहाँ तक नीचे जाके यहाँ पे कंप्लीट होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव, जिसका वेवलेंथ कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, और जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए ये एक वेव हो गया। ऐसा आप सेकेंड वेव भी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे ऐसे, और आप जितने चाहे वेव ड्रॉ कर सकते हो। अगर एक वेव किया है ना तो भी इनफ है। ओके, मैं आपको एक से ज्यादा यहाँ पे ड्रॉ करके बता दिया। क्लियर? अब आपको जो वेव बी है वो किस तरीके से लेना है वो समझेगा। ये हमारा वेव बी जो है उसके लिए रिलेशन क्या है देखिए। सो लैम्बडा ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्बडा बी, यानी लैम्बडा बी जो होगा वो हो जाएगा मान लीजिए 1/2 लैम्बडा ए। ओके, और जो एम्पलीट्यूड ऑफ बी होगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ ए। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, सो देखिए लैम्बडा बी कितना होगा, हाफ ऑफ लैम्बडा ए। लैम्बडा ए हमने कितना लिया है 1 सेंटीमीटर, तो लैम्बडा बी कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस होगा वो लैम्बडा बन जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगा ना वो क्या बन जाएगा, लैम्बडा फॉर ये जो डिस्टेंस होगा इतना, ये क्या हो जाएगा लैम्बडा फॉर वेव बी। क्लियर? और एम्पलीट्यूड जो होगा वो ए से डबल हो जाएगा, यानी ये 1 सेंटीमीटर था तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस मान लीजिए है 2 सेंटीमीटर, तो उतना आप सेम डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। चलिए ये यहाँ पे है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर अप्रोक्स। क्लियर? तो ये वेव कैसे बनेगा, तो देखिए ये डिस्टेंस जो है ये वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको डबल कर दीजिए, इसको 2 सेंटीमीटर ले लीजिए और इसको 1 सेंटीमीटर ही रखिए। ठीक है, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो जहाँ पे 0.25 सेंटीमीटर होगा वहां पे आपका एक कंप्रेशन कंप्लीट होगा, तो आपको हाइट में यहां तक जाना है नीचे तक, तो आपका वेव जो है वो ऐसे बनेगा। ये वेव आपका कंप्लीट हुआ। क्लियर? ऐसा आप सेम सेकेंड थर्ड भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपने एक सिंगल ड्रॉ किया है तो भी चलेगा। तो अब कंपैरिजन में देख लीजिए, हमारा जो फर्स्ट वेव ए है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 सेंटीमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर है, इसका वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर है, इसका वेवलेंथ 0.5 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अ डिवाइस कॉल्ड ऑसिलेटर इज यूज्ड टू सेंड वेव्स along a stretched string, यानी हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ स्ट्रिंग को, और उसके ऊपर वेव को पास करने के लिए, अब देखिए आपने स्लिंकी का एग्जांपल हमने पहले लिया था। जब स्लिंकी को वाइब्रेट करते हो तो ऐसा होता है कि इसमें सिर्फ एक ही वेव प्रोड्यूस होता है, ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता है, एक से ज्यादा वेव स्लिंकी के ऊपर प्रोड्यूस हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिया हुआ है ना, तो स्ट्रिंग के ऊपर भी अगर आप उसको से घुमाओगे तो क्या होगा, एक से ज्यादा वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्लियर? तो देखिए द स्ट्रिंग इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ये स्ट्रिंग का जो डिस्टेंस है वो कितना आपको बताया गया है, ये डिस्टेंस जो है वो है 20 सेंटीमीटर। आगे देखिए, एंड 4 कंप्लीट वेव्स फिट along its length
व्हेन द ऑसिलेटर वाइब्रेट्स 30 टाइम्स पर सेकेंड। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से इस स्टेटमेंट को पूरा आप आराम से रीड कीजिए, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एंड 4 कंप्लीट वेव्स फिट अलोंग इट्स लेंथ व्हेन द ऑसिलेटर वाइब्रेट्स 30 टाइम्स पर सेकेंड। यानी जब ये हमारा स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रहा है ना, उस टाइम पे उसके एक वाइब्रेशन होते वक्त उसके ऊपर 4 वेव्स हैं। यानी मान लीजिए ये उसका फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव है और ये फोर्थ वेव है। सबका फ्रीक्वेंसी, चलिए मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूं। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव और यहां मान लीजिए फोर्थ वेव है। ओके, जो चारों वेव्स होंगे ना यहाँ पे फ्रेंड्स, वो सारे वेव्स जो हैं कोई बात नहीं, चलो ये जो 4 वेव यहाँ पे आप दिख रहे हैं ना, ऑल 4 वेव्स जो हैं उनके पास उनका जो एम्पलीट्यूड होगा और उनका जो वेवलेंथ होगा ना, दोनों चारों के लिए सेम ही है। ये आप समझिएगा, मतलब ये चारों वेव जो सेम टाइप के ही है। ये हमारा फर्स्ट वेव यहाँ कंप्लीट हुआ, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये हमारा फोर्थ वेव। ओके, तो ये स्ट्रिंग जब एक टाइम वाइब्रेट होगी ना, तो उसके एक टाइम वाइब्रेशन पे 4 वेव यहाँ पे जनरेट हो रहा है। इसको समझिएगा ध्यान से। स्ट्रिंग को जब हमने एक टाइम वाइब्रेट किया तो उसमें 4 वेव्स ऐसे जनरेट हुए। और ऐसा कितना टाइम वाइब्रेशन वो कर रहा है? 30 टाइम्स वाइब्रेशन कर रहा है पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में अगर आप 30 टाइम वाइब्रेशन करोगे तो कितने वेव्स प्रोड्यूस होंगे? जब आपका स्ट्रिंग एक बार वाइब्रेशन करता है तो 4 वेव प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर उसने 30 टाइम वाइब्रेशन किया तो कितने वेव्स प्रोड्यूस करेगा? ऑब्वियसली फ्रेंड्स वो 120 वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं वो समझिए। फॉर द वेव्स ऑन द स्ट्रिंग, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज देयर वेवलेंथ? हमारे जो वेव्स है उनकी वेवलेंथ क्या होगी? कैसे कैलकुलेट करेंगे आप वेवलेंथ को फ्रेंड्स? वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इज लैम्बडा। ओके, अब पूरा स्ट्रिंग जो है वो 20 सेंटीमीटर का है और एक वेव जो है उसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बोलिए कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 4 वेव जो है वो सेम टाइप के हैं, तो एक का जो वेवलेंथ होगा, ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? ऑब्वियसली फ्रेंड्स वो होने वाला है 5 सेंटीमीटर। 20 डिवाइड बाय 4। ओके, तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा? सिंपल फ्रेंड्स, वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको लिखिए 0.05 मीटर। ओके, सिंपल आंसर हो गया। ये हमारा ए का आंसर हो गया। चलिए बी जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो देखिए क्या है। व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब फ्रीक्वेंसी किससे बोलता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है 30 टाइम्स पर सेकेंड, यानी स्ट्रिंग जो है वो 30 टाइम्स वाइब्रेट करता है एक सेकेंड में। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 30 हो गया। समझ रहे हो ना? स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट कर रहा है और स्ट्रिंग अगर एक सेकेंड में 30 टाइम्स वाइब्रेट करता है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 30 हर्ट्ज। लेकिन हमें यहाँ पे बात करनी है फ्रेंड्स वेव्स की, तो आप सीधा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 30 हर्ट्ज नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जब आपका स्ट्रिंग एक टाइम वाइब्रेट करता है ना, तो उसमें 4 वेव प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर उसने 30 टाइम वाइब्रेशन किया है, सॉरी, जब उसने 1 टाइम वाइब्रेशन किया है, अगर 1 टाइम वाइब्रेशन होता है तब अगर 4 वेव्स जनरेट हो गए, तो अगर वो 30 टाइम्स वाइब्रेट करेगा तो कितने वेव्स प्रोड्यूस होंगे? ऑब्वियसली फ्रेंड्स 30 × 4 इज इक्वल टू 120 वेव्स। अब उसने हमें एक बताया है कि 30 टाइम्स पर सेकेंड, यानी जब वो 30 टाइम्स एक सेकेंड में वाइब्रेट करता है तो वो इन 1 सेकेंड वो जो है 120 वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो मुझे बताइए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ऑब्वियसली फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 120 हर्ट्ज। क्लियर? चलिए सी का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन सी क्या है? व्हाट इज देयर स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? आपको देखिए यहाँ पे लैम्बडा गिवन है, आपको यहाँ पे न्यू गिवन है। ओके, ये वी नहीं है, ये न्यू है।
ओके, सो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू। सो v इज इक्वल टू लैम्बडा इज 0.05 मीटर इंटू, यहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर आंसर जो है वो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सो 0.05 मीटर इंटू 120 हर्ट्ज, तो आपका आंसर आएगा v इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 120, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा और 2 से यहाँ पे कट होगा 6 से, तो आंसर आएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन को पहले आप बिल्कुल आराम से वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन के साथ उसके जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उसको भी रीड कीजिए, मतलब आपको ये स्टेटमेंट लिखा हुआ पूरा और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, तो पहले स्टेटमेंट को आराम से समझिए, फिर उसे क्वेश्चंस को रीड कीजिए, फिर आपके लिए आंसर्स फाइंड करना आसान हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप इतना कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तो क्वेश्चन को रीड करने पहले, साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी इज एट कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम अ मैन, यानी एक आप एग्जाम्पल से समझिए कि यहाँ पे एक सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, और यहाँ पे एक पर्सन है जो उस साउंड को सुन रहा है, ओके। There can be 4 different media W, X, Y, Z between the sound producing body and the man, यानी जो साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है उससे लेके मैन के बीच में 4 डिफरेंट, कितने 4 डिफरेंट हमारे पास मीडियम है। यानी चलिए ये एक मीडियम है, ओके, इसको बोलेंगे मीडियम 1, ये एक दूसरा मीडियम है, ओके, सबका आपको नाम भी गिवन है तो आपको 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है। ये मान लीजिए एक थर्ड मीडियम है और यहां पे एक फोर्थ मीडियम है। अब यहां से जो साउंड है उसके ये अर्थ की जा रही है, समझना है हमें यहाँ पे, ओके। तो ये जो है ब्लू कलर का वो है हमारा मीडियम X, ये मीडियम Y, ये मीडियम W और ये मीडियम Z, या फिर हमें W से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे लिखेंगे मीडियम W, मीडियम X, मीडियम Y एंड मीडियम Z। क्लियर? तो साउंड का सोर्स और जो रिसीवर है दोनों के बीच में 4 डिफरेंट मीडियम है, ओके। अब यहां पे स्टेटमेंट को समझिएगा, द मीडियम X ब्रिंग्स द साउंड टू मैन मोस्ट क्विकली, यानी सबसे पहले साउंड वेव जो है वो मीडियम X जो है वो इस पर्सन तक पहुंचाता है, ठीक है। वेयर एज मीडियम Z टेक्स द मैक्सिमम टाइम, यानी हम यहां पे क्या करते हैं, देखिए मीडियम W, मीडियम X, मीडियम Y, मीडियम Z, यहां पे लिखते हैं हम टाइम, और टाइम के अकॉर्डिंग हम यहां पे लिखेंगे स्पीड, ओके। चलिए मुझे बताइए इसने क्या बताया है आपको, हमें ये बताया है दैट द मीडियम X ब्रिंग्स द साउंड टू मैन मोस्ट क्विकली, यानी सबसे पहले साउंड वेव जो है वो X पहुंचाता है, यानी जो मीडियम X है वो मिनिमम टाइम लेता है। अब देखिए स्पीड का सिंपल फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, जब t मिनिमम होगा तो स्पीड कितना होगा, मैक्सिमम होगा ना, जितना टाइम वो कम लेगा उतना स्पीड उसका ज्यादा होगा। और हमें क्लियरली बताया गया है कि मोस्ट क्विकली, यानी सबसे पहले x जो है वो पर्सन तक पहुंचता है, तो ऑब्वियस चीज है कि जो हमारा x है उसका स्पीड क्या होगा बाकी सबके कंपैरिजन में, मतलब x मीडियम में साउंड का स्पीड जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इसको ध्यान समझिएगा, द टाइम टेकन बाय मीडियम W इन ब्रिंगिंग साउंड टू मैन इज मोर देन दैट ऑफ X बट लेस देन दैट ऑफ Z, यानी वो Z से कम टाइम में, X से तो सबसे पहले पहुंच ही गया साउंड वेव, लेकिन अगर और सबसे कम जो है स्पीड जा रहा है Z वाला, लेकिन W के बारे में क्या बताया है कि वो X से थोड़ा कम है, यानी इसका स्पीड मान लीजिए यहां तक पहुंचा है अभी वो कुछ सेकंड बाद, तो W जो है वो X से कम स्पीड से भाग रहा है लेकिन Z से ज्यादा स्पीड से भाग रहा है, मतलब W में जो साउंड वेव है वो
x के कंपैरिजन में धीरे भाग रहा है लेकिन z के कंपैरिजन में फास्ट भाग रहा है, ये बताया गया है। देखिए द टाइम टेकन बाय मीडियम w इन ब्रिंगिंग साउंड टू मैन इज मोर देन x बट लेस देन दैट ऑफ z। अब यहां पे हमें बताया गया है कि जो z है उसको मैक्सिमम टाइम लगता है, इसलिए उसमें जो स्पीड होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी सबसे आखिर में z वाला साउंड वेव पहुंचेगा, सबसे पहले x वाला पहुंचेगा। अगर w की बात करें तो w जो है वो x के बाद और z से पहले पहुंचेगा। y का क्या बताया है वो समझिए। द मीडियम y हाउएवर fails to bring the sound from sound producing body to the man। अब ऐसा कोई मीडियम होता है जिसमें साउंड वेव ट्रैवल नहीं हो सकता है? हमने क्या पहले कभी डिस्कशन किया है फ्रेंड्स? ऐसा कोई मीडियम होता है जिसमें साउंड वेव ट्रैवल होता ही नहीं है। ऑब्वियस फ्रेंड्स वैक्यूम जो है उसमें साउंड वेव ट्रैवल नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मीडियम y है वो क्या होगा, वैक्यूम होगा। क्लियर? चलिए विच मीडियम कुड बी द वन, यानी अब हमें जो डेटा हम यहाँ मिला ना उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पे फिर समझ लीजिए जो x है उसमें साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, z में साउंड का स्पीड सबसे कम होगा, y जो है उसमें तो साउंड वेव निकलता ही नहीं है यानी उसमें कोई स्पीड है ही नहीं। लेकिन w की बात करें तो w के केस में उसका स्पीड x से कम होगा, z से ज्यादा होगा। क्लियर? अब उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चारों जो मीडियम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट हमें बताया है कि चारों में से किसके पास नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम होगा। यहां पे थोड़ा केमिस्ट्री ऐड हो जाता है। हमने 3 डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया होगा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। तो किसके पास वॉल्यूम एंड शेप फिक्स नहीं होता है? ऑब्वियसली फ्रेंड्स वो होता है गैस के पास। ओके तो नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम होता है गैस के पास। ओके तो अब मुझे ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं साउंड वेव की तो किस स्टेट में साउंड वेव जो है वो फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, सॉलिड में। उससे कम स्पीड से किस में जाता है, लिक्विड में। और सबसे कम स्पीड में कौन ट्रैवल करता है, गैस स्टेट के अंदर। यानी साउंड वेव गैस स्टेट में सबसे कम स्पीड से ट्रैवल करता है। तो इसमें से कौन सा मीडियम ऐसा है जिसमें साउंड वेव सबसे कम स्पीड से ट्रैवल करता हो? तो देखिए कौन सा मीडियम होगा। स्पीड सबसे कम किस में है, z में। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, z आएगा। तो एक ऐसा मीडियम जिसके पास ना फिक्स शेप है ना फिक्स वॉल्यूम है उसमें साउंड का स्पीड सबसे कम होगा। आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि किसमें साउंड का स्पीड सबसे कम है, वो तो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। आपको उसके अकॉर्डिंग स्टेट, ये जो हमारे पास मीडियम्स है ना उनका स्टेट क्या होगा वो आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हैविंग अ फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। चलिए बताइए मुझे, फिक्स शेप होगा, शेप नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम होगा, वो किसमें होता है, वो होता है फ्रेंड्स लिक्विड्स के अंदर। ओके तो ऐसा, अब लिक्विड में देखिए साउंड का जो स्पीड है वो सॉलिड से ज्यादा होगा लेकिन गैस से कम होगा। तो ऐसा किस में है जिसमें साउंड का स्पीड किसी दो मीडियम कंपैरिजन में एक से ज्यादा है एक से कम है? तो वो आंसर आएगा आपका फ्रेंड्स W, क्योंकि जो W है उसमें साउंड का स्पीड x से कम है लेकिन z से ज्यादा है। तो आपका फिक्स वॉल्यूम और नो फिक्स शेप लिक्विड में होता है और वो आपका आंसर आएगा W। क्लियर? सी क्वेश्चन देखिए, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑन द मून। यानी मून का जो कंपोजिशन है वो सेम कंपोजिशन किस मीडियम में होगा? अब देखिए मून सॉलिड स्टेट के अंदर ही है लेकिन मून के एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसा है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो क्या मून पे एटमॉस्फेयर है? नहीं फ्रेंड्स, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी मून पे भी क्या है, वैक्यूम ही है। तो जो कंपोजिशन मून का है वैसा कंपोजिशन यहाँ पे किसका होगा, वैसा कंपोजिशन यहाँ पे होगा वाई का, क्योंकि वाई जो है वहां पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। यानी अगर आप मून पे खड़े हो तो क्या मून पे आप साउंड सुन पाओगे सामने वाले का? नहीं सुन पाएंगे आप वहां पे। ओके तो ऐसा कहां पे होता है, ऐसा हो रहा है यहाँ पे वाई स्टेट, वाई मीडियम के अंदर। तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा वाई। और इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली वाई W एंड Z तो आएगा, इसका आंसर क्या होगा, x ही होगा। लेकिन समझ लीजिए फिर से, हैविंग अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। अब किसके पास होता है ये फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम? होता है सॉलिड के पास। ओके तो सॉलिड जिसमें सबसे फास्टेस्ट साउंड ट्रैवल करेगा वो सॉलिड मीडियम होगा। तो वो किसमें हो रहा है, x में हो रहा है। तो आपका आंसर A का Z, B का W, C का Y और D का X है। क्लियर?